प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र में मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इस लेसन में मैं आपको भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक इनके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। जो आलेख 1 बना है इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के द्वारा इसके माध्यम से समझाया गया है। जो ब्लू कलर का है, नीले कलर का, वो प्राथमिक क्षेत्रक का है। द्वितीय कलर लाल कलर का है और तृतीयक क्षेत्रक है जो वो यानी हरे कलर का है। इस आलेख के माध्यम से यानी समझाया गया है। आलेख 1 तीनों क्षेत्रकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 1973 से 74 और 2013 से 14 के उत्पादन को दिखाता है, यानी पहले के और अभी के। हमने इन 2 वर्षों के दौरान के लिए आंकड़ों का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रामाणिक हैं। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। तो जो ये सबसे पहले दिया गया है 1973-74, तो इसमें यानी बहुत कम वृद्धि हुई है। इसके बाद में जब 40 वर्षों तक हमारे कार्य किया गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके माध्यम से यानी काफ़ी विकास हुआ है हमारे देश का। अब आगे उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, क्योंकि जो क्षेत्रक हैं प्राथमिक यानी जो नेचुरल वाले हैं, प्राकृतिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। द्वितीय क्षेत्रक यानी उससे संबंधित, और तृतीय क्षेत्रक मतलब होता है कि यानी जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्रक के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा, क्योंकि उससे संबंधित है। इसलिए जो भी सेवाएं प्रदान की गई वो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आईं। भारत में तृतीय क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार विभाग, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो इस तरह से यानी तृतीय क्षेत्रक बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीयक कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। वहाँ पर इन चीज़ों का विशेष विकास होता है। चौथा, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की हम
अगले अध्याय चौथे अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं। जो इन कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे छोटी दुकानें, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में जो लगे हुए हैं, वे लोग बड़ी मुश्किल में से जीविका निर्वाह कर पाते हैं। और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, यानी उनका नियोजन कहाँ पर हो रहा है। आलेख 2 दिया गया है। आलेख 2 के माध्यम से सा, घा, ऊ में तीनों क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये आलेख 2 दिया गया है। इस आलेख 2 के माध्यम से हम इसके बारे में यानी देख सकते हैं और इनके बारे में देखने के उपरांत हमको इसकी जानकारी होती है आलेख 2 के माध्यम से, और हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग क्षेत्र के महत्व दिए गए हैं उन आलेख ये दिया गया है। इस क्षेत्र को में इसका ये भी उसी कलर से इसको भी बनाया गया है। आलेख 2 में भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सा, घा, ऊ में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। जो 1973-74 में था उसकी अपेक्षा यानी 2013-14 में तृतीय क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ, द्वितीय क्षेत्र का भी विस्तार हुआ, लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र थे उसमें ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि जो कुछ भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनमें यानी उतना ही है, तो उन्हीं का दोहन करके हम द्वितीय तृतीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे। फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। आलेख 3 वर्ष 1977 एवं 2017-18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो जो तीसरा क्षेत्र दिया गया है 1977 में प्राथमिक क्षेत्र का विशेष महत्व था। इसके माध्यम से इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र के स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। इसमें 3 गुना से अधिक वृद्धि नहीं हुई, 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? इसमें यही कारण है। ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह आते हो। यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, यानी उत्पादन उतना ही होगा। तो कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए हैं वो यानी अधिक लोग लगे हुए हैं, आवश्यकता से अधिक। दूसरे शब्दों में हम इसको कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी कह सकते हैं। ये अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल बरसात पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती हैं। उसके परिवार के
सभी 5 सदस्य उस फॉर्म पर वर्ष भर काम करते रहते हैं। क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देती है, सभी लोग उसी में कार्य करते रहते हैं। क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। यानी जो बेकार बैठे हुए हैं वो तो खुली बेरोजगारी कहलाएगी, लेकिन ये यानी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा करके उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है, जैसे उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए भी देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। इस तरह से ये दिया गया है। अब इसके आगे दिया गया है, आओ इन पर विचार करते हैं। तो जो हमने तीनों तालिकाएं पढ़ी हुई हैं 1973-74, 77-78 और 2013-14 और 17-18, तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है इनके बारे में यानी जानकारी दी जाएगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यानी अतिरिक्त रोजगार हम कैसे जुटा सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानकारी दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।